सभी को नमस्कार। आप सबको इनोवेशन एंड डिज़ाइन थिंकिंग टेलीविज़न सीरीज़ एपिसोड 5th में स्वागत है। और लास्ट जो हम 4 एपिसोड्स देखे हैं उसमें डिज़ाइन थिंकिंग का इंट्रोडक्शन देखे हैं और डिज़ाइन थिंकिंग का पहला स्टेप जो है एम्पैथी और जिस स्टेप्स स्कूल्स में इम्प्लीमेंट करना है वो देखे हैं। और उसके एक स्टेप आगे जाके हमने देखा है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। और यहाँ पे एक और चीज़ बच्चों से या टीचर से सबसे एक विनती है कि एसडीजी बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है और इस एसडीजी को समझने के लिए उदाहरण का ज़रूरत ज़्यादा है। तो इस एसडीजीज़ के बारे में हमने लास्ट एपिसोड में देखा है कि एसडीजीज़ क्या है और एसडीजीज़ को जानना कितना इम्पोर्टेंट है और बच्चों के लिए वो और इम्पोर्टेंट है। और एसडीजी किस-किस क्षेत्र में रहते हैं और उसका संबंध इनोवेशन से कैसे रहते हैं और एसडीजीज़ एक छोटा-सा लोकल प्रॉब्लम को ग्लोबल कॉज़ तक कैसे बना सकते हैं, ये सब हमने देखा है। अभी इस एपिसोड में हम देखेंगे एसडीजीज़ 17 जो है, इसके अंदर क्या-क्या इनोवेशंस आते हैं क्योंकि बच्चे बहुत कन्फ्यूज़ है या स्टूडेंट्स लर्नर्स जो है वो बहुत कन्फ्यूज़ है कि एक जो इनोवेशंस वो बनाते हैं, वो किस एसडीजीज़ से रिलेट करते हैं। तो इस पे बहुत सारा कन्फ्यूजन्स स्टूडेंट्स लर्नर्स को है और कुछ टीचर्स को भी है। और इस एसडीजी सिर्फ टीचर्स स्टूडेंट्स को ही नहीं है, बहुत सारे कम्युनिटी पीपल के लिए है, डॉक्टर्स मदर सब के लिए है। लेकिन एक कन्फ्यूजन है वो है जो इनोवेशन करता है वो किस एसडीजीज को बिलोंग करता है। तो इस कन्फ्यूजन को हटाने के लिए हम आज एक चर्चा करने वाले हैं कौन सी तरीके का एसडीजीज और इनोवेशंस किस एसडीजीज को रिलेट करता है। इस विषय को डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ है डॉक्टर अशोक कुमार बड़ोन जी और हमारे साथ है प्रदीप नेगी जी। और इस चर्चा शुरू करने से पहले एक स्टोरी बोलना चाहता हूँ मैं कि सब लोग को एसडीजी का नाम सुना है और एसडीजीज का एक और अंदर जाके कोर लेवल पे जानना है, ये दो चीज़ अलग है कि इसको एक स्टोरी के द्वारा हम समझने का कोशिश करते हैं। सर एक शिष्य रहता है सर, तो उस शिष्य ने जाके उस गुरु से पूछता है कि गुरु जो चीज़ दुनिया में किसी के पास नहीं है, वो मुझे दीजिए। तो इस गुरु ने कहता है कि आप मेरा आश्रम में 6 महीने काम करें, सेवा करें सबका। तो इस स्टूडेंट ने कहा गुरु का आश्रम में जॉइन करता है और सबका सेवा करता है, उनके लिए भोजन का व्यवस्था करता है, उनके लिए जो गुरु का सेवा करता है वो सब करता है। फिर इस गुरु ने बोलता है कि आज समय आ गया है, आपको ये दुनिया में जो चीज़ आपने पूछा है किसी के पास नहीं, वो आपको देने का। तो ये गुरु ने क्या बोलता है कि उसको कान में एक चीज़ बोलता है। फिर मनुष्य का जनरल टेंडेंसी होता है सर, अगर हमें कुछ चीज़ मिलता है तो उसको टेस्ट करने का सोचते हैं। तो इस शिष्य ने क्या किया है, डिसाइपल ने क्या किया है, इसको जाके बाहर टेस्ट करने के लिए देखा है। तो बाहर ऐसे ही जाते हैं, जो गुरु इनका कान में शब्द बोला है वो हर सबका मुँह से सुनाई दे रहा है। कुछ बोल रहे उसका पहले शब्द में और कुछ बोल रहे उसका अंत का शब्द में, लेकिन सब जगह ये बात उनको सुनाई दे रही। अब इस बच्चे को या स्टूडेंट को बहुत गुस्सा आया है, डिसाइपल को। तो उन्होंने गुस्से से फिर गुरु के पास गया और गुरु से बोला है कि बहुत गुस्से से, गुरु आपने जो कहा है वो झूठ है, क्योंकि आपने जो मेरा कान में कहा है और उसने बोला और बताया है कि ये किसी के पास नहीं है, लेकिन ये सबके पास है। तो गुरु बोलता है कि आप 6 महीने और यहाँ पे सेवा करो, फिर उसके बाद मैं एक चीज़ आपको बोलता हूँ। फिर 6 महीने के बाद एक समय आता है इस स्टूडेंट को, डिसाइपल को इसका महत्व बताने का। तो उस शब्द है सर ओमकार, जो गुरु उसका शिष्य का कान में बोलता है ओमकार। अगर हम बाहर जाएँगे ओम नमः शिवाय, अगर कोई मर जाएँगे तो बोलेंगे ओम शांति। लेकिन इस शिष्य ने पूछता है सर सब तो ये यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आपने बोला ये किसी के पास नहीं है। तो गुरु कहता है कि नोइंग द ओमकारा एंड नोइंग द वैल्यू ऑफ ओमकारा सेपरेट है। ऐसे ही एसडीजी का नाम पता चलना और एसडीजीज के बारे में पता चलना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये तब समझ में आएगा सर जब आप एसडीजीज को एक-एक इनोवेशन जोड़ के बताएँगे, तो तब समझ में आएगा। तो आप सब स्टूडेंट्स के लिए, आप सब लर्नर्स के लिए हम आज जो 17 एसडीजीज हैं, इस एसडीजीज का एक-एक उदाहरण लेके आए हैं और ये आप सब जो डेली लाइफ में देखते हैं, आपका आस-पास कम्युनिटीज़ में रहते हैं, आप हर दिन सुनते हैं, ऐसी इनोवेशंस को लेके आए हैं, ताकि आप इस इनोवेशन का नाम सुनते ही या प्रोसेस सुनते ही आपका दिमाग में इस एसडीजी
इसमें ये इनोवेशंस होगा या ये इनोवेशन इस एसडीजीज को रिलेट होगा। तो ऐसे विचार आपका मन में आएंगे ताकि आपको एसडीजीज पे जो कंफ्यूजन है वो जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का हम जो एसडीजीज पे डिस्कस करने वाले हैं। पहले एसडीजीज हम पूछते हैं प्रदीप नेगी सर से। सर, दुनिया में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पॉवर्टी में है, तो एक चीज़ यहाँ पे डिस्कस किया गया तो पॉवर्टी इमोशनल एस्पेक्ट से या कुछ अदर एस्पेक्ट से डिस्कस किया गया, तो बोलते हैं कि किसी के पास कुछ अच्छा गुण रहते हैं, किसी के पास कुछ अच्छा काम करने का दिल रहते हैं, वो कभी गरीब नहीं होते हैं, वो अमीर होते हैं, लेकिन ये स्पिरिचुअली होते हैं। अगर हम जीने का ये संबंध में आते हैं तो पॉवर्टी को मेजर करने के लिए लोगों को 3 बार खाने को मिल रहा है या उसका पढ़ाई के लिए मिल रहा है, कुछ चीज़ें रहते हैं पैरामीटर्स, उसको लेके हम बोलते हैं कि ये गरीब है या ये अमीर है। तो ऐसा ये बहुत बड़ा समस्या है सर, सिर्फ भारत में नहीं है, विश्व भर बहुत समस्या है सर। इसको सॉल्व करने के लिए बहुत सारे लोग कुछ उनका सुझाव देते हैं, इम्प्लीमेंटेशन में आते हैं, लेकिन हम ये जो एसडीजीज डिस्कस कर रहे हैं सर, ये बच्चे कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए इसके ऊपर आप कुछ प्रकाश डालिए सर। ये पॉवर्टी को हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं हमारा लेवल पे? जो स्क्रीन पे आप सबको दिख रहा होगा पॉवर्टी का जो स्लाइड है। यस सर, आप इस पे थोड़ा प्रकाश डालिए। जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एसडीजी जो हमारा है, तो पहला हमारा जो लक्ष्य है जैसे गरीबी, नो पॉवर्टी जैसे हमारा मैसेज है। तो आप देखते हैं कि हमारे देश इंडिया एक गरीब देश है, बोलते हैं लोग पहले से कि क्योंकि यहाँ के अधिकतर जो किसान हैं वो खेती पर निर्भर है, और भारत की खेती लगभग 40 से 55% आज भी मौसम पर निर्भर करती है। और जिस वर्ष वर्षा अच्छी हो जाती है तो किसानों की फसल भी अच्छी हो जाती है और उनको लाभ मिलता है। लेकिन समस्या यहाँ पर आती है कि जो हमारे किसान हैं वो अधिकांश गरीब हैं, और गरीबी के कारण जो समस्या आती है वो जब अपने वो इधर उधर से लोन ले लेते हैं या ऋण ले लेते हैं तो उसको चुका नहीं पाते, क्योंकि उनकी फसल खराब हो जाती है। और वो फसल खराब होने के कारण वो फिर गरीबी ऋणग्रस्ता में जीवन यापन करते हैं, और जिससे कई हमारे जो किसान हैं वो ऋण ना चुकाने के कारण आत्महत्या कर लेते हैं। तो ये गरीबी हमारी ज़्यादातर हमारे जो किसान हैं वो पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं या पॉवर्टी में रह रहे हैं, गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं। तो ऐसा हम क्या करें कि हमारे जो किसान हैं, किसान भाई हैं, वो जो गरीबी से ऊपर आ सकें, क्योंकि उनको ना केवल उपज पैदा करना बल्कि उनको अपनी उपज का भी उचित दाम मिले, क्योंकि बीच में जो बिचौलिया आते हैं या मिडिएटर बोलते हैं जिनको वो अधिकतर लाभ वो अर्जित कर लेते हैं। और किसानों को क्योंकि नॉलेज नहीं होती है, हमारे देश के किसान ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, तो वो उसका फायदा नहीं उठा पाते। उसका फायदा बिचौलिए उठाते हैं, क्योंकि किसान उपज तो उगा लेता है लेकिन उसको मंडी तक जो ले जाने में उसको कई सारी बाधाएं का सामना करना पड़ता है, वहाँ पे उसे नुकसान होता है। और उसको ये नहीं पता होता है कि मार्केट में जो उसने फसल इस समय उगाई है उसका रेट क्या चल रहा है। वहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, लोग उसको गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं और लाभ कोई और ले लेता है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए हम चाहते हैं कि हमारे जो विद्यार्थी हैं वो कोई ऐसा इनोवेशन करें या ऐसा कोई ऐप डेवलप करें जिससे किसानों को बहुत ज़्यादा लाभ हो, घर बैठे वो जानकारी हासिल कर सके कि मार्केट में इस समय किस उपज का क्या रेट चल रहा है, और उनकी फसल जो उन्होंने अभी किसान लोगों ने लगाई है, और उस फसल की साथ साथ उस पर जानकारी भी मिल जाए कि वो जो फोटो उसमें अपलोड करें कि आपकी फसल में किस प्रकार की फसल है, उसमें क्या क्या न्यूट्रिएंट्स या खाद, बीज, रसायन क्या क्या उसमें डालने चाहिए और कौन से मौसम में लगानी चाहिए। ये सारी जानकारी ऐप के माध्यम से अगर उनको मिलेगी तो एक काफ़ी उनके लिए बेहतर होगा। साथ में ऐप के अंदर ये सुविधा होनी चाहिए कि जो हमारे किसान भाई हैं वो डायरेक्ट ऐप के माध्यम से मार्केट का रेट पता कर लें, और साथ में वो जिससे कांटेक्ट कर सकें उनसे डायरेक्टली उसमें कांटेक्ट कर सकें, उसमें ऑनलाइन आपकी फैसिलिटी और ट्रांजैक्शन की,
मनी ट्रांजैक्शन की, अगर कोई ऑर्डर देता है तो आप उतना जो आपके खाद्यान्न है वहाँ भेज सकते हैं और वहाँ से डायरेक्ट पैसा आपके अकाउंट में आ सकता है। इससे उनका आने जाने का खर्चा बचेगा, मंडी के चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे। एक मैं इस संबंध में एक किसान की कहानी बताता हूँ कि एक किसान था, वो खेतों में टमाटर लगा रहा था बहुत सारे। तो वो क्या करता था कि जब वो टमाटर होते थे फिर वो जाता था मंडी में बेचने के लिए। मंडी में जैसे आजकल रेट टमाटर का इसमें 80 और 100 रुपए चल रहा है, तो बहुत महंगा है। और किसान से लोग 20 रुपए या 10 रुपए किलो के हिसाब से ले रहे हैं, और फायदा कौन उठा रहा है? सब्जी मंडी में जो मीडिएटर होते हैं, बिचौली होते हैं, वो फायदा उठा रहे हैं। वो आप उसको स्टोर करते हैं और फिर महंगे दामों में बेचते हैं। तो उस किसान ने क्या करा, मोबाइल ऐप के मदद से या किसी मदद से वो डायरेक्ट जो सप्लायर होते हैं उनसे कांटेक्ट कर सकता है। जैसे होटल वालों से कर सकता है कांटेक्ट, या आप रेस्टोरेंट वाले से कर सकता है, या किसी बड़ी सोसाइटी के साथ कर सकता है, और डायरेक्ट उनको पेमेंट कर सकता है। वो डायरेक्ट उसको पेमेंट करेंगे और डायरेक्ट उनको सामान दे सकता है, वहां पे उनको अपना मतलब खाद्यान्न पहुंचा सकता है। तो इससे किसको लाभ होगा? इससे किसान को लाभ होगा, डायरेक्ट पैसा मिलेगा। ठीक है, बीच में मीडिएटर कोई नहीं होगा। ठीक है, ट्रांजैक्शन की भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इससे मतलब बहुत ज्यादा फायदा होगा इस प्रकार के मोबाइल ऐप से। और इससे जो लाभ होगा वो किसानों को, एक तो वित्तीय लाभ होगा, देश में जो डिजिटल आपका बोलते हैं हम डिजिटल भुगतान प्रणाली, उसका विकास होगा, डिजिटल इंडिया का विकास होगा। और साथ साथ जो समाज है हमारा वो डेवलप होगा। और खासकर हमारे किसान भाई इससे, इस प्रकार के ऐप का इस्तेमाल करके ना केवल खेतों से संबंधित जानकारी हासिल कर पाएंगे, बल्कि अपने वित्तीय लेन देन तथा अपने सौदे भी कर, तो इनसे बहुत लाभ होगा। करेक्ट सर। तो जैसे आपने ये बता रहे थे, मेरा मन में भी जो मेरा बचपन का एक्सपीरियंस है सो याद आ रहे थे। जब मेरा फादर ये एग्रीकल्चर करते थे तो उन्होंने कहा कि एक डीलर आप जाके एक गोडाउन में रखो, एसी गोडाउन में रखो, इसका रेट बढ़ेगा। तो हमने गोडाउन में रखा है। वो बोलते हैं कि आज नहीं, आज नहीं, आज नहीं, 6 महीने ऐसा रखा है। फिर हमने 6 महीने के बाद उसको जो भी उसमें गोडाउन में रखा है वो निकाला है सर। तो निकाल के हम बेच दिया है उसको। आप यकीन नहीं मानोगे कि जो गोडाउन का खर्चा है, फिर वो जाने के बाद हम फिर वापस उनको मनी पे करना पड़े। तो हमारा जो खेती का है वो सब गया है, और जो सेविंग्स है वो भी गया है। इसलिए गया है कि हमको वो एंड यूज़र जो यूज़ करता है उन तक पहुंचने का एक रास्ता नहीं मालूम था। तो अगर आपने जो सुझाव दिया है, अगर कोई ऐसा ऐप बनाएंगे ताकि फार्मर्स डायरेक्टली उनको बेच सके, ये डीलर्स के पास जो पैसे जाते हैं ये फार्मर्स को मिलेगा डायरेक्ट, ताकि एक लेवल पे, मतलब ये गरीब भी हर लेवल में, हर प्रोफेशन में रहते हैं। कोई स्मॉल केयर इंडस्ट्री से, कारपेंटर्स है, कोई मिट्टी का गड़ी बनाते हैं, सबके लिए रहते हैं। लेकिन आपने एक अच्छा एग्जांपल दिया किसानों का। एक ऐप के इस्तेमाल करने से इस फार्मर का इकोनॉमी में थोड़ा ज़्यादा डेवलपमेंट कैसे हो सकता है वो आपने अच्छे से बताया है। थैंक यू सो मच सर। सर इससे ही एक है सर, जैसे हम किसान के बारे में बात किए हैं, तो किसान जो भी करते हैं वो किसी का भूख मिटाने के लिए और किसी के लिए खाना देने के लिए करते हैं। तो हमारा देश में और वर्ल्ड में एक और प्रॉब्लम भी है। पहले बोलते थे कि हर 6 लोगों में से एक को खाना नहीं मिल रहा, लेकिन अभी हर 3 में से एक को खाना ही मिल रही। क्योंकि इसको बहुत सारे फैक्टर्स है। ज़मीन कम होते जा रहे, मतलब पॉपुलेशन ज़्यादा होते जा रहे, अर्बनाइजेशन होते जा रहे, ये सब होते जा रहे। लेकिन इसमें भी हम इस नो हंगर जो है, सेकंड एसडीजी जो है, अगर आप स्क्रीन पर देखेंगे नो हंगर का ये एसडीजी, अगर आप यहाँ पे देखेंगे इस नो हंगर को हम क्या करके, या हमारा स्टूडेंट्स या टीचर्स क्या करके इस नो हंगर को हमारा लेवल पे थोड़ा सा एड्रेस कर सकते हैं, इस पे थोड़ा आप प्रकाश डालिए। ये जीरो हंगर के अंतर्गत सर, हम बच्चे अगर विद्यालय में खाली पड़ी ज़मीन पर अगर कुछ फल सब्जी उगा सकते हैं, तो उससे उन्हें जो है एक तो ताज़ी फल सब्जियां उपलब्ध हो पाएंगी, जिनका वो इस्तेमाल अपने मिड डे मील में कर सकते हैं। क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं बाज़ारों से जो फल सब्जी हमें उपलब्ध हो रही है, उसमें विभिन्न प्रकार के रसायनों का प्रयोग किया गया है, जो कि हमारे लिए नुकसानदायक है। तो अगर बच्चे स्कूली स्तर पर जहाँ पर भी हमें खाली ज़मीन दिखती है, वहाँ पर अगर हम फल सब्जियाँ उगाते हैं, चाहे किसी भी तरह की सब्जी हो, मेथी हो, टमाटर हो, मिर्च हो,
तमाम तरह की सब्जियां हम उगा सकते हैं। और उनका प्रयोग अगर हम मिड डे मील में करते हैं तो एक तो उनको पौष्टिक आहार भी साथ साथ उपलब्ध होता रहेगा, और साथ ही हम बाजार से जो खरीदे जा रही फल सब्जियां हैं जो दूषित है, एक प्रकार से वो रसायनों का, जिनमें कीटनाशकों का प्रयोग किया गया है, वो हानिकारक खाद्य पदार्थों से हम बच सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर इस दिशा में कार्य हो तो बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे विद्यालय हैं जहाँ पर हमारे पास बहुत खाली ज़मीन पड़ी हुई है, बंजर ज़मीन पड़ी हुई है, तो उसको एक तो इससे उपजाऊ किया जा सकता है, और साथ ही साथ हमें जो है अच्छा पौष्टिक जो फल सब्जियां हैं वो हमें प्राप्त हो सकती और इससे बच्चों में एक एक्टिविटी करने का भी मौका मिलेगा, जो हम खेती बाड़ी जो भूलते जा रहे हैं लोग, उसके बारे में हाँ वो भी गाएगा और उनको नॉलेज भी होगी खेती बाड़ी होती कैसे है। ठीक है सर, एक ये अच्छा सुझाव है सर, क्योंकि जगह वहाँ पे खाली रहता है। इसको कहते हैं हम रिसोर्सेस यूटिलाइजेशन कैसे करें। वहाँ पे जो खाली जगह है उसको भी हम इस्तेमाल करके ये वेजिटेबल्स या ये फ्रूट्स कैसे उगा सकते हैं, ये एक चीज़ है। और आजकल भी मैंने देखा है सर, फार्मर्स का एक कंसर्न है कि हमारे बच्चे आगे जाके एग्रीकल्चर करना ही नहीं चाहते, क्योंकि उसमें जो ब्यूटी है स्टूडेंट्स को या उनका चिल्ड्रन को पता नहीं है। अगर स्कूल्स में ऐसा प्रोग्राम हमने इंट्रोड्यूस किया है ताकि उनको पता चलेगा कि ये एग्रीकल्चर में ब्यूटी कितना है और उसमें कितने समाज का सेवा होता है और इकोनॉमी भी बढ़ता है, उनका रेवेन्यू जनरेशन भी होता है, हर चीज़ होता है। थैंक यू सर। आपने एक पॉइंट बताया है सर, अभी बहुत आजकल का फूड जो है वो केमिकल्स मिल के आ रहा है, तो इससे सबका स्वास्थ्य चले जा रहा है। तो उसी पे कनेक्ट है सर हमारा थर्ड एसडीजी, गुड हेल्थ एंड वेलबीइंग। सर इस गुड हेल्थ एंड वेलबीइंग बहुत इम्पॉर्टेंट है सर। पहले होते थे कि कुछ उम्र होने के बाद आपको ये डिसीजेस आएगा, 30 होने के बाद आपको ये आएगा, 40 होने के बाद आपको ये आएगा, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आजकल तो स्कूल बच्चों को आ रहे हैं, या 10 इयर्स का, 11 इयर्स का। अभी अभी मैं प्राइमरी स्कूल्स में भी देखता हूँ उनका इतना बड़ा फोकल लेंथ का स्पेक्स यूज़ किया जाता है किसी को, और डिफरेंट डिफरेंट डिसीजेस आ रहे हैं सर। ये मैं समझ सकता हूँ, ये जो फूड हमारा हैबिट्स है आजकल का, तो इससे भी हो सकता है, लेकिन इससे जो पहला सुझाव था उससे हम थोड़ा सा हल निकाल सकते हैं। और इसके लिए आपके पास कुछ सुझाव है सर, ये हेल्थ एंड वेलबीइंग में कुछ करने के लिए? हाँ, जैसे आपने देखा कि हमारे देश में अधिकांश जो ग्रामीण जनसंख्या है वहाँ पे पानी की बहुत बड़ी समस्या है। वो अधिकतर क्या करते हैं कि ऐसा जगह से पानी ले लेते हैं जो दूषित होता है, और शहरी इलाकों में क्या होता है कि लोग फिल्टर और आपका एक्वागार्ड इसका पानी पीते हैं, लेकिन गांव में बहुत बड़ी समस्या है। और दूसरा क्या होता है, जो ये उपकरण होते हैं बहुत कॉस्टली होते हैं, ये 10,000 से 20,000 के बीच में होते हैं। तो इन उपकरणों को हर एक आदमी परचेस नहीं कर पाता, बहुत ज्यादा खर्चा आता है, और फिर उसके बाद रख रखाव में भी बहुत खर्चा आता है, फिल्टर बदलने पड़ते हैं बार बार। तो इसके लिए कोई इनोवेशन अगर हमारे स्कूल के छात्र करते हैं, या कोई ऐसी डिवाइस कुछ जगह पे मैंने देखी है, तो वो बहुत सस्ती और हल्की हैं, जो डायरेक्ट नल पे लग जाती हैं और उससे पानी फिल्टर हो जाता है। तो उससे क्या होगा कि बहुत राहत मिलेगी ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी लोग होंगे। तो उसमें जैसे मैंने देखा है कि एक प्लास्टिक की बोतल होती है या बॉक्स सा बना होता है, जिसमें फिल्टर होता है, पेपर होता है, चारकोल होता है, थोड़ा सा रेत भी उसमें मिक्स होता है, जिससे वो ऊपर से पानी छन कर आता है। बाद में उसमें हम यूवी अल्ट्रावायलेट रेस के प्रयोग करके उसमें जो बैक्टीरिया जर्म्स होते हैं उनको हम उसमें मार देते हैं। तो जो ये शुद्ध पानी की जो समस्या है वो काफी हद तक दूर हो सकती है, क्योंकि बहुत जगह पानी तो अवेलेबल है लेकिन दूषित है। आपने देखा होगा दिल्ली, बड़े बड़े जो मेट्रोपॉलिटन शहर हैं, वहाँ जो पानी जब नलों पे आता है, घर में जब उसको यूज करते हैं तो बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड होता है। पानी की जो टंकियां होती जहां से पानी आता है वो भी दूषित रहता है अधिकतर, क्योंकि हमारी जो जमीन के नीचे पानी की लेयर्स हैं वो काफी ज्यादा प्रदूषित हो चुकी हैं, क्योंकि जनसंख्या बढ़ती जा रही है, इंडस्ट्री बढ़ती जा रही है, जिसका जो पोल्यूशन बढ़ रहा है, उसका जितना भी गंदा पानी होता है इंडस्ट्री में, वो सब नदियों के रास्ते धीरे धीरे फिर आपका जमीन के नीचे चले जाता है। तो जो पहला वाटर लेवल होता है, हम उसका जब पानी यूज करते हैं तो काफी पॉल्यूटेड होता है। तो ये जो आपने देखा है कि अगर इस प्रकार का कोई अच्छा सा इंस्ट्रूमेंट बनाया जाए जो मतलब सस्ता हो, चीप हो, आसानी से इधर से उधर हम उसको ले जा सकें,
तो इससे काफ़ी समस्या हल होगी ग्रामीण क्षेत्रों में। और खासकर जो बीमारियां जल के माध्यम से होती हैं वो उससे काफ़ी हमें निजात मिलेगी, क्योंकि आपने देखा कि छोटी सी उम्र में ही बच्चों आजकल जो हमारे पास 30 से 40% जो बीमारियां होती हैं वो दूषित जल से ही होती हैं। तो जब हम साफ सुथरा पानी पिएंगे तो इससे काफी सारी बीमारियों पर थम लगेगी और दवाइयों का खर्चा बचेगा और लोगों का स्वस्थ जीवन बेहतर होगा। वेरी ट्रू सर। सर मैंने ये समझा है कि पहले ही देश में बहुत सारे गांव में पानी ही नहीं रहते हैं और जहाँ पे रहता है वो पोल्यूटेड है। एक तो पानी नहीं रहने का कारण सब लोग को ये दिक्कत हो रही है, और जहाँ पे अवेलेबल है वहाँ पे पोल्यूटेड पानी है, उससे भी दिक्कत हो रहा है। तो ऐसे मैंने देखा है सर, एक ट्रैवलर है, तो ट्रैवलर ऐसे ही ट्रैवल करने का टाइम पे उन्होंने एक्सपीरियंस किया है कि आज यहाँ का पानी पिया है, नेक्स्ट डे और कुछ जियोग्राफिकल एरिया का, और उन्होंने देखा है बहुत सारे एरियाज में लोग ऐसा नाला से भी पानी निकाल के फिल्टर करके उसी को पानी को पीते। तो ये देखने के बाद उनका पूरा दिल में ये विचार आया है कि इन लोगों के लिए कुछ करे और ये इनके साथ में रहे कभी भी, अगर ये ट्रैवलिंग में हो या एक गांव में हो या घर में हो, कहीं पे भी। तो उन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया है इसे निर्नल करके, ये अभी बहुत छोटा गांव से लेके इंडियन आर्मी तक भी यूज़ करता है इसे। तो ऐसे अगर इनोवेशंस कोई बनाते हैं इस पानी के लिए या फूड के लिए, तो ये होगा हमारे जो भी बहुत सारे डिसीजेस होता है ये फूड के वजह से होते हैं। पहले कहते थे कि सात्विक फूड खाना है, अभी बहुत सारे लोगों को, यूथ को तो पता ही नहीं है ये सात्विक फूड क्या होता है। तो अभी हम इसके बारे में जानकारी भी सबको देना चाहिए, बीइंग ए टीचर हर दिन स्कूल में। थैंक यू सो मच सर। सर हम इस चर्चा में बहुत सारे विषय डिस्कस कर रहे हैं और इसमें एक सर ये सब उन तक लेके जाना है, तो अवेयरनेस क्रिएट करना है। तो इतना लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हमारे पास एक माध्यम है, वो है स्कूल से। और स्कूल्स में अगर हम इन बच्चों को हर चीज़ पे, सिर्फ बुक्स में जो है उसके बारे में ही नहीं, सोसाइटी में क्या है, लोग कैसे हैं, क्या क्या चीज़ हो रहा है, होने वाला है, इस सब के बारे में अगर हम एक जगह पे जाके स्कूल में अगर उनको बच्चों को देंगे, तो इसको कहते हैं हम क्वालिटी एजुकेशन। इसमें हर चीज़ इन्वॉल्व होता है। सर इस क्वालिटी एजुकेशन को या इसमें बच्चे कैसे इन्वॉल्व हो सकते हैं या हम कुछ कर सकते हैं क्या? जैसे आप स्लाइड पे देख रहा हैं एक क्वालिटी एजुकेशन के लिए जो इनोवेशन बना है, आप इस पे थोड़ा प्रकाश डालिए। सर ये जो इसके अंतर्गत क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ाने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर जैसे अधिकतर हम देखते हैं कि बच्चों में होमवर्क कंप्लीट नहीं कर पाते हैं बच्चे, उनको बड़ी दिक्कतें होती हैं। तो अगर हम चाहें कि जो उनके बड़े साथी हैं, बड़ी क्लासेस के जो बच्चे हैं, अगर उनको हम एक टास्क के रूप में एक टास्क दे दें कि आपको जो है छोटे बच्चों की मदद करनी है होमवर्क कराने में, और ये भी हो सकता है कि उनके आसपास जो बच्चे रहते हों वहाँ पर जा कर के उनके घरों में जा कर के वो उन बच्चों को जो है होमवर्क करने में मदद करें। तो इससे हम जो है क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ इसके लिए हम जो है टीचर्स का भी सहयोग ले सकते हैं। हम व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते हैं, उसके माध्यम से जो है उनसे पूछताछ कर सकते हैं कि आपको होमवर्क करने में कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अगर हम ऐसा करें तो बड़े बच्चों की जो अगर मदद लेते हैं हम, तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। वेरी ट्रू सर। तो मेरा उम्र बहुत कम है, लेकिन मैंने ये सुना है कि हमारा वेदों में, उपनिषद में कहा गया है कि मेंटर का महत्व क्या होता है। तो जो आपने सुझाव दिया है उसमें लर्निंग पिरामिड में एक रहता है कि सर अगर हम जितने भी पढ़े, जितने भी देखे या सुने, हम 70 to 80% तक ही सीख सकते हैं। लेकिन अब हम जाके किसी को सिखाए, व्हेन वी टीच वी लर्न 95%। अगर हम ऐसा सिस्टम क्रिएट किया है जहाँ पे जिसके पास अच्छा नॉलेज है उसको हम सिखाने के लिए जिसके पास एक्सेस नहीं है, तो इनका भी क्वालिटी बढ़ेगा टीचिंग में, या वो भी सीखते रहेगा कंटिन्यूसली और इस बच्चों को भी एक्सेस मिलेगा। और मैं ये एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, इंडिया विश्व गुरु है, सबको ये पता है, और इंडिया के पास क्वालिटी एजुकेशन बहुत है, लेकिन इसका एक्सेस नहीं है। एक्सेस नहीं है मतलब कुछ स्कूल्स बहुत दूर रहते हैं या कुछ नेटवर्क इश्यूज रहते हैं। तो इस एक्सेस को वहाँ तक पहुँचाने के लिए जो आपने सुझाव दिया है, एक पहुँचाना है
इज़ टेम्पररी, लेकिन एक रिसोर्स वहाँ पे ही क्रिएट करना है इज़ परमानेंट, जो हम सस्टेनेबिलिटी सीखते मांगते हैं। तो उसके लिए आपने जो सुझाव बताया है वो अच्छा बेहतरीन सॉल्यूशन है।